प्रयास एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी साथियों का स्वागत है। आज फिर से अपन जो प्रयास एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाई गई जो जेईटी सीईटी के लिए जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है एग्रीविजन के नाम से जो टेलीग्राम पे अपने जो पर डे की जो क्वेश्चन है उनके अपन सॉल्यूशन की अपन बातें करते हैं। तो अपन सॉल्यूशन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि फूल गोभी में जो बटनिंग रोग है वो किस तत्व के कारण होता है। कौन सा रोग फूल गोभी में जो आपका बटनिंग रोग होता है वो कौन से तत्व है उसकी कमी के कारण होता है। तो नाइट्रोजन है उसकी कमी के कारण, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण, फास्फोरस की कमी और पोटास की कमी के कारण। तो आपकी जो फूल गोभी है उस फूल गोभी में जो बटनिंग रोग होता है वो किसके कारण होता है? नाइट्रोजन की कमी। देखिएगा आपका जो फूल गोभी है उस फूल गोभी के अंदर नाइट्रोजन की कमी के कारण पूछा जाए तो कमी के कारण तो होता है कौन सा रोग? बटनिंग रोग होता है। और अगर नाइट्रोजन की अधिकता हो जाए, किसकी अधिकता हो जाए? नाइट्रोजन की अधिकता हो जाए तो नाइट्रोजन की अधिकता से जो रोग होता है वो रोग होता है कौन सा आपका? होलो स्टेम रोग होता है। कौन सा रोग होगा? होलो स्टेम रोग है, वो रोग होता है किसकी अधिकता के कारण? नाइट्रोजन तत्व की अधिकता के कारण। कमी के कारण होगा तो कौन सा होगा आपका? बटनिंग रोग, जिसका आंसर कौन सा होगा आपका? नाइट्रोजन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फाइटिन किस तत्व का स्रोत होता है? फाइटिन है वो पोटास का है, आपका जो कैल्शियम है या फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, किसका जो है वो स्रोत होता है? तो फाइटिन है वो फास्फोरस जो तत्व होता है इसका स्रोत होता है। जैसे देखिएगा आपका जो फास्फोरस जो तत्व है वो दो रूप में होता है। एक तो आपका कौन सा रूप? कार्बनिक रूप होगा और दूसरा होता है कौन सा आपका? अकार्बनिक रूप होता है। फास्फोरस का जो कार्बनिक रूप होता है वो होता है कौन सा आपका? फाइटीन। और दूसरा होता है कौन सा आपका? एपेटाइट। तो एपेटाइट और जो फाइटीन होते हैं वो फास्फोरस के कौन से रूप होते हैं? कार्बनिक रूप होते हैं। अकार्बनिक रूप की अपन बात करें तो अकार्बनिक रूप होता है H2PO4 माइनस HPO4 माइनस 2 और PO4 माइनस से 3। यानी जो आपका अकार्बनिक रूप है फास्फोरस का वो है H2PO4 माइनस, HPO4 माइनस 2 और PO4 माइनस से 3 होता है। तो एपेटाइट और जो फाइटीन होता है वो आपके फास्फोरस का कौन सा रूप होता है? कार्बनिक रूप होता है। और फाइटीन और जो एपेटाइट है वो कौन से तत्व के स्रोत माने जाते हैं आपके? तो भाई फास्फोरस के कार्बनिक रूप है तो स्रोत भी कौन से का तत्व का होगा? फास्फोरस तत्व का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि निम्न में से किस तत्व को पौधे की जीवन कुंजी के नाम से या लाइफ ऑफ की के नाम से जाना जाता है? तो पौधे की जीवन कुंजी के नाम से जाने जाने जो पोषक तत्व है वो पोषक तत्व होता है फास्फोरस। अब फास्फोरस को पौधे की जीवन कुंजी के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये जो फास्फोरस पोषक तत्व है ये पौधे के अंदर जैसे डीएनए, आपका का जो आरएनए है, आपका जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, उनके निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। कौन सा तत्व सहायक होता है आपका? फास्फोरस जो तत्व होता है वो सहायक होता है। एक आपका जो फास्फोरस होता है जैसे आपका एटीपी है, एडीपी है, उसके ऊर्जा के निर्माण में भी सहायक होता है। इसलिए फास्फोरस को ऊर्जा की मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है, एनर्जी ऑफ करेंसी के नाम से भी इस तत्व को जाना जाता है। यही जो तत्व है जो पौधों के अंदर किसका निर्माण करता है? जड़ का निर्माण करता है। तो आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं जो प्लांट के लिए जो एसेंशियल जो न्यूट्रेंट होते हैं उन न्यूट्रेंट की अपन बात करें तो अपन कहते हैं कि पौधों को कोई भी पादप है उस पादप को अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और 17 में ऐसा कौन सा तत्व है जिसके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता? वो पोषक तत्व है फास्फोरस है। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? फास्फोरस को पौधे की जीवन की कुंजी के नाम से जाना जाता है। इसलिए आपका आंसर कौन सा माना जाएगा? फास्फोरस तत्व है जिसको अपन क्या कहते हैं? पौधे की लाइफ ऑफ की के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े कि पौधे के अंदर जो कीट और जो रोग होते हैं उनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता है वो विकसित करने वाला तत्व कौन सा है? ऐसा कौन सा न्यूट्रेंट है जो पादप में रहने वाले जो इंसेक्ट हैं या जो रोग होते हैं उनके प्रति इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है? वो तत्व कौन सा है? तो वो है आपके जैसे नाइट्रोजन है, कॉपर है, पोटास है, जो फास्फोरस है। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो पौधे के अंदर कीट और रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा? वो पोषक तत्व आपका कौन सा होता है? पोटास होता है, जो आपके पादप के अंदर
क्या करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम या प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का क्या करता है, काम करता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा माना जाता है, पोटास तत्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पौधे फास्फोरस व पोटास का जो अवशोषण है वो किस क्रिया विधि के द्वारा करते हैं, यानी अवशोषण करते हैं किसके द्वारा करते हैं, मांस फलों के द्वारा, विसरण के द्वारा, जड़ संपर्क के द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो देखिएगा मांस फलों के द्वारा अपन देखें तो लगभग सभी पोषक तत्वों का अवशोषण है वो पादप करता है। यानी जितने पादप के लिए जो आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं उन सभी पोषक तत्वों का जो अवशोषण है वो किस क्रियाविधि के द्वारा करता है, पादप मास फ्लो के द्वारा करता है। विसरण क्रियाविधि के द्वारा बात करें तो फास्फोरस और पोटास का जो अवशोषण होता है वो अवशोषण किस के द्वारा करते हैं, विसरण क्रिया विधि के द्वारा करते हैं। पादप हैं, फास्फोरस और पोटास का जो अवशोषण करते हैं वो किस क्रिया विधि के द्वारा करेंगे, विसरण के द्वारा। नेक्स्ट आता है आपका जड़ संपर्क। एक आता है जैसे जड़ संपर्क है, एक आपका जैसे मास फ्लो है, एक आपका जैसे विसरण। इन तीनों ही क्रिया विधि के द्वारा अवशोषण किए जाने वाला जो तत्व होता है वो तत्व होता है कौन सा, आपका जिंक पोषक तत्व होता है। तो अपन कहें कि पादप है वो पोषक तत्वों का अवशोषण कितनी क्रिया विधियों के द्वारा करता है, तो 3 क्रिया विधियों के द्वारा करता है। एक तो आता है आपका मास फ्लो, दूसरा आता है आपका विसरण और तीसरा आता है आपका जड़ संपर्क। मास फ्लो के द्वारा लगभग सभी पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, विसरण के द्वारा आपकी फास्फोरस पोटास का अवशोषण होता है, जड़ संपर्क, मास फ्लो और विसरण तीनों ही क्रिया विधियों के द्वारा किस तत्व का अवशोषण किया जाता है, पादप के द्वारा जिंक का। तो अपन को क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फास्फोरस और पोटास का अवशोषण किसकी अवशोषण करता है, तो अवशोषण करता है किसके द्वारा, आपका विसरण। तो इसका आंसर कौन सा होगा, आपका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो अंगूर में हैन व चिकन रोग है वो किस तत्व के कारण होता है, आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हैन व चिकन जो रोग होता है वो किस तत्व के कारण होता है, मैग्नीज की कमी के कारण, बोरॉन की कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण या आयरन की कमी के कारण। तो अंगूर में जो हैन व जो चिकन रोग होता है वो होता है किसकी कमी के कारण, बोरॉन जो तत्व होता है उसकी कमी के कारण क्या है, ये रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो सिस्टीन, मिथ्योनिन और सिस्टाइन 3 अमीनो अम्ल के नाम दे रखे हैं। एक तो सिस्टीन, सिस्टाइन और जो मिथ्योनिन है उन अमीनो अम्ल का निर्माण करने वाला जो तत्व है वो तत्व है कौन सा, तो देखिएगा एक तो आपका कौन सा है, सिस्टीन है, दूसरा आपका कौन सा है, सिस्टाइन है। ठीक है, और एक आता है कौन सा आपका, मिथियोनिन है। ये जो 3 अमीनो अम्ल है इन अमीनो अम्ल का जो निर्माण है वो निर्माण किस तत्व के द्वारा किया जाता है, सल्फर तत्व के द्वारा किया जाता है। किस तत्व के द्वारा, सल्फर। तो इसका आंसर कौन सा माना जाएगा, आपका सी। आपका ये जो मिथ्योनिन है, जैसे आपकी मानो को सल्फर है, सल्फर किसका निर्माण करता है, मिथियोनिन जो अमीनो अम्ल है, कौन सा अमीनो अम्ल, मिथ्योनिन जो अमीनो अम्ल है ये सल्फर क्या करता है, मिथ्योनिन अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। और मिथ्योनिन अमीनो अम्ल किसका निर्माण करता है, जो इथाइलिन जो हार्मोन आता है, जो आपके क्लाइमेट्रिक जो फल होते हैं जिनको अपन कच्ची अवस्था में तोड़कर अपन पकाते हैं, उनको पकाने के लिए जो काम में लिया जाता है उसको अपन बोलते हैं इथाइलिन। और इथाइलिन का जो निर्माण है वो निर्माण होता कैसे है, तो सल्फर तो निर्माण करता है किसका, मिथ्योनिन अमीनो अम्ल का, और मिथ्योनिन अमीनो अम्ल किसका निर्माण करता है, आपके इथाइलिन का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, आपका सल्फर है। तो सल्फर क्या करता है, सिस्टीन, मिथ्योनिन और सिस्टाइन अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। वैसे अपन जिंक की बात करें तो जो जिंक होता है वो जिंक किसका निर्माण करता है, जैसे आपका आता है एक अमीनो अम्ल ट्रिप्टोफैन, कौन सा अमीनो अम्ल, ट्रिप्टोफैन जो अमीनो अम्ल होता है उसका निर्माण करने में सहायक होता है। कौन सा तत्व, आपका जो जिंक है वो जिंक अमीनो अम्ल का निर्माण करता है, ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो नेक्स्ट आता है कि परागणों के अंकुरण में सहायक जो तत्व होते हैं, पुष्प में जो परागण होते हैं उनके जर्मिनेशन के लिए कौन सा जो तत्व सहायक होता है। अगर उस तत्व की कमी हो जाती है तो जैसे क्रॉप की अपन बात करें या फलों के अंदर किसी भी पादप के अंदर जर्मिनेट नहीं होगा परागण तो उसमें निषेचन की क्रिया पूर्ण नहीं होगी, और निषेचन की क्रिया पूर्ण नहीं होगी तो इसके अंदर क्या होता है, फल का निर्माण भी नहीं होता, या अनाज वाली फसलों के अंदर जो पुष्पक्रम होता है वो क्या रह जाता है, खाली भी रह जाता है। इसलिए अपन कहते हैं कि पराग कणों के अंकुरण
में जो सहायक जो पोषक तत्व, पोषक तत्व कौन सा होता है आपका? बोरोन होता है। और ये बोरोन ही क्या करता है? पुष्प के अंदर परागणों के जर्मिनेशन में सहायक होता है। अगर किसी भी पादप के अंदर बोरोन की कमी हो जाती है तो कमी के कारण उसके पुष्प के परागणों का अंकुरण नहीं होता, जिसके कारण निषेचन की क्रिया पूर्ण नहीं होगी और फलों का या बीज का निर्माण नहीं हो पाता। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण है कि जैसे बोरोन है, बोरोन का जो इंडिकेटर जो प्लांट होता है या सूचक जो पौधा होता है वो पौधा माना जाता है जैसे सूरजमुखी। कौन सा मुखी? सूरजमुखी। और सूरजमुखी के अंदर एक अवस्था आती है जिसको बोलते हैं अपन चेफिनेसी। कौन सी अवस्था? चेफिनेसी। अब चेफिनेसी होता क्या है? तो आपका जो सूरजमुखी है उस सूरजमुखी के पुष्प का खाली रहना। क्या रहना? खाली रहना। खाली रहने का मतलब क्या हो गया? उसके अंदर जो बीज है उस बीज का निर्माण है वो निर्माण क्या नहीं? न होना। अब निर्माण नहीं होगा तो आपके सूरजमुखी का पुष्प क्या रह जाएगा? खाली। और खाली रह जाता है उस अवस्था को अपन कहते हैं चेफिनेसी अवस्था। और ये चेफिनेसी अवस्था है वो किसकी कमी के कारण आती है? सूरजमुखी में बोरोन की कमी के कारण आती है। इसलिए सूरजमुखी के अंदर या किसी भी पादप के अंदर बोरोन की कमी होगी तो परागकणों का जर्मिनेशन नहीं होता, जिसके कारण फल और बीज का निर्माण नहीं होता। जैसे एग्जांपल आपका सूरजमुखी, और सूरजमुखी को ही आपके बोरोन तत्व का क्या माना जाता है? इंडिकेटर या सूचक पौधा भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दलहनी फसलों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु उत्तरदायी तत्व होता है। यानी आपकी जो दलहनी जो फसलें हैं उन फसलों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु उत्तरदायी जो तत्व है वो कौन सा माना जाता है? आपका फास्फोरस, आयरन, मैग्नीज और मोलिब्डेनम। इसका आंसर कौन सा आता है? आपका मोलिब्डेनम आता है। अब कैसे आता है उसकी भी अपन बात कर लें तो देखिएगा, आपका कोई भी लेग्यूम कुल का पौधा है, कौन सा पौधा है? लेग्यूम कुल का पौधा है। तो ये लेग्यूम कुल है, उसका अपन एक कोई पादप लेते हैं। ये आपका कोई क्या आ गया? एक अपन ने पादप ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि पादप के अंदर जो जड़ें होती हैं, इन जड़ों का जो निर्माण है वो निर्माण तो कौन सा तत्व करता है? फास्फोरस तत्व है। जड़ के अंदर जो गांठ होती है उस गांठ को अपन कहते हैं क्या? बैक्टोइडस कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टोइडस। और इस बैक्टोइडस जो गांठ है उस गांठ का जो निर्माण है वो निर्माण किस तत्व के द्वारा होता है? फास्फोरस के द्वारा। अब इसमें क्या होती हैं? जड़ों के अंदर गांठें पाई जाती। क्या पाई जाती हैं? गांठें पाई जाती हैं। और इन गांठों के अंदर क्या होता है? एक जीवाणु होता है। क्या होता है? जीवाणु। और उस जीवाणु को अपन कहते हैं क्या? राइजोबियम। क्या कहते हैं? राइजोबियम। अब ये राइजोबियम जीवाणु होता कैसा है? तो ये होता है कि भाई वायवीय या अपन का क्या होता है? सहजीवी जीवाणु होता है। तो सहजीवी रूप से क्या करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अब ये दलहनी फसलों के अंदर या लेग्यूम कुल की फसलों के अंदर कार्य की बात करें, काम क्या करता है? तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। किसका काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेसिंग या नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम में करता है। अब इसी गांठ के अंदर क्या होता है? एक एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम होता है। और उस एंजाइम का नाम होता है क्या? नाइट्रोजिनेज। क्या होता है? नाइट्रोजिनेज। अब नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, इसका जो निर्माण है वो निर्माण किस तत्व के द्वारा होता है? मोलिब्डेनम तत्व है वो क्या करता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम का निर्माण करता है। अब ये जो जीवा एंजाइम है वो होता कैसा है? वो होता है क्या? अवायवीय। क्या होता है? अवायवीय एंजाइम होता है, मतलब इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। कार्य की अपन बात करें, काम क्या करेगा? वही काम करेगा कौन सा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम में करता है। अब देखिएगा, आपका ये जो नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है वो नाइट्रोजनेज एंजाइम क्या करता है? इसका निर्माण एक तत्व के द्वारा होता है और उस तत्व का नाम क्या होता है? मोलिब्डेनम होता है। क्या नाम होता है? मोलिब्डेनम जो तत्व है वो क्या करता है? आपके नाइट्रोजनेज एंजाइम का निर्माण करता है। और जब नाइट्रोजनेज एंजाइम का निर्माण होता है पादप में, तब जाके क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम में होता है। इसलिए यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि दलहनी फसलों में या लेग्यूम कुल की जो फसल होती है उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी जो तत्व वो कौन सा होता है? मोलिब्डेनम होता है। कैसे? अगर अपन दलहनी पादपों को या किसी भी लेग्यूम कुल की फसल को मोलिब्डेनम तत्व उपलब्ध नहीं करवाते हैं तो नाइट्रोजनेज एंजाइम का निर्माण नहीं होगा, और नहीं होगा तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का भी काम में नहीं होता। इसलिए मोलिब्डेनम तत्व है वो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या निभाता है? अपनी भूमिका निभाता है। आगे देखिएगा, आगे जो जैसे गांठ होती हैं, इन गांठों के अंदर एक जीन भी होता है और उस जीन को अपन कहते हैं क्या? निफ जीन। और ये निफ जीन भी क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का ही काम में
करता है। क्या काम करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। तो आपको पूछ लिया जाए कि दलहनी फसलों की जड़ों में या लेग्यूमिनेसी कुल की जड़ों के जो गांठ होती हैं उन गांठों में उपस्थित ऐसा कौन सा जीन है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है? उस जीन का नाम क्या होता है? निप होता है। इसी गांठ के अंदर क्या पाया जाएगा? एक वर्णक होता है और उस वर्णक का नाम क्या होगा? लेग हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है? लेग हीमोग्लोबिन होता है। और इस लेग हीमोग्लोबिन का जो निर्माण है वो निर्माण किसके द्वारा होता है? आयरन और मैग्नीज के द्वारा। और इस लेग हीमोग्लोबिन के कारण इस गांठ का जो रंग होता है या जो कलर होता है वो रंग कैसा होता है? गुलाबी व हल्के बैंगनी रंग का। कैसा होता है? हल्के बैंगनी रंग का है वो कलर होता है। किसके कारण? आपके लेग हीमोग्लोबिन के कारण इस गांठों का रंग होता है। लेकिन कार्य की बात करें कि कार्य क्या करता है, तो ये O2 विनिमय का काम करता है। O2 विनिमय का मतलब हो गया ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। कौन सा वर्णक? आपका लेग हीमोग्लोबिन। तो दलहनी फसलों के अंदर या आपकी जो लेग्यूम कुल की जो फसल होती हैं उन फसलों के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है? लेग हीमोग्लोबिन। जो लेग हीमोग्लोबिन के कारण ही इन गांठों का रंग कैसा होता है? गुलाबी व हल्के बैंगनी रंग का होता है। और इस गांठ में लेग हीमोग्लोबिन का निर्माण है वो किस तत्व के द्वारा होता है? आयरन और मैग्नीज के द्वारा होता है, जो ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। क्वेश्चन अपना ये था कि दलहनी फसलों के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण में उत्तरदायी जो तत्व है वो तत्व कौन सा होता है? मोलिब्डेनम। क्योंकि मोलिब्डेनम तत्व क्या करता है? आपके नाइट्रोजोजिनेज एंजाइम होता है, उस नाइट्रोजनेज एंजाइम का क्या करता है? निर्माण करने का काम करता है। और यही एंजाइम क्या करेगा? दलहनी फसलों में या लेग्यूम कुल की फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि क्षारीय मृदाओं में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व पाया जाता है? क्षारीय मृदाओं के अंदर बात करें तो आयरन, आपका मैग्नीज, आपका मोलिब्डेनम, आपका कौन सा? कॉपर। सूक्ष्म पोषक तत्व की बात कर रहा है तो देखिए कि जैसे अपन कहते हैं कि आपके जो आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं, कौन से पोषक तत्व है? आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं वो आवश्यक पोषक तत्व की टोटल संख्या होती है कितनी? 17। और 17 में सूक्ष्म पोषक तत्व कितने होते हैं? तो सूक्ष्म पोषक तत्व की जो टोटल संख्या होती है वो होती है कितनी? 8। और 8 सूक्ष्म पोषक तत्वों को ज्ञात करने के लिए अपन ने पहले भी ट्रिक लिखवाई है। तो ट्रिक क्या होती है कि फिर कल मैंने भी जाना मोनीस क्यों नहीं अच्छा। इसी के अंदर अपने क्या है? सारे के सारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। फिर में अपन निकालेंगे किसको? फिर में निकाले अपन ने किसको? आयरन को। कल में निकाला अपन ने मैग्नीज। कल में निकाला अपन ने किसको? क्लोरीन को। कल में निकाला अपन ने किसको? Cl यानी आपका क्लोरीन। मैंने में निकाला अपने मैग्नीज को। बी में निकला बोरेन, बोरॉन। जाना में निकला जिंक, मोनिस में निकला मोलिब्डेनम, क्यू में निकला कॉपर और नहीं में निकलेगा कौन सा? निकल तत्व। तो इस प्रकार से अपन देखें कि आवश्यक पोषक तत्व के श्रेणी में जो शामिल सूक्ष्म पोषक तत्व की टोटल संख्या कितनी है? 8। ये 8 सूक्ष्म पोषक तत्व आपके सामने है जो एक ट्रिक के द्वारा अपन ने याद करेंगे। तो फिर कल मैंने भी जाना मोनिस क्यों नहीं अच्छा। फिर में निकला फेरस, कल में क्लोरीन, मैंने में मैग्नीज, बी में बोरॉन, जाना में जिंक, मोनिस में मोलिब्डेनम, क्यू में कॉपर और नहीं में निकल। अब आ जाओ, अपन कहते हैं कि ऐसा कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो क्षारीय मृदा में पाया जाता है? देखो, लगभग सभी पोषक तत्व, लगभग सभी सूक्ष्म पोषक तत्व। कौन से पोषक तत्व है? सभी सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं उन सभी सूक्ष्म पोषक तत्व की जो अधिकता है वो अधिकता किस मृदा में पाई जाती है? आपकी जो एसिडिक जो सोइल होती है या जो आपकी अम्लीय मृदा होती है उसके अंदर पाई जाती है। लेकिन अम्लीय जो मृदा है उस अम्लीय मृदा के अंदर एक सूक्ष्म पोषक तत्व की क्या होती है? कमी होती है। और वो किसकी होती है? आपके मोलिब्डेनम तत्व की क्या पाई जाती है? कमी।
अब इसकी अधिकता कहां पाई जाती है? तो इस मोलिब्डेनम जो तत्व आपको दिख रहा है, इसकी जो अधिकता है वो अधिकता पाई जाती है कहां? आपकी अक्षारीय मृदा के अंदर। यानी जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा वैसे वैसे आपके मोलिब्डेनम तत्व है उस तत्व की क्या है? उपलब्धता बढ़ती रहती है। इस प्रकार से आपका मोलिब्डेनम जो तत्व है इसकी अधिकता कहां पाई जाती है? आपके अक्षारीय मृदा के अंदर पाई जाती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो है उसमें ग्रे स्पेक रोग है वो किस तत्व की कमी के कारण होता है? आयरन की, मैग्नीज की कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण, मोलिब्डेनम की कमी के कारण और आपका पोटास की कमी के कारण। आपका जैसे जो और एक आता है आपका जो जई है, इनमें जो ग्रे स्पेक जो रोग होता है, कौन सा रोग है? ग्रे स्पेक रोग है। वो ग्रे स्पेक रोग किसके कारण होता है? आपके मैग्नीज तत्व की कमी के कारण होता है। आयरन की कमी के कारण जो रोग होता है वो होता है आपका चावल में। चावल में कौन सा रोग होता है? आपका सफेद जो आंख रोग होता है। कौन सा रोग होता है? सफेद आंख रोग होता है। व्हाइट आई डिजीज जिसको कहते हैं अपन चावल के अंदर, वो किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। मोलिब्डेनम की कमी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी एग्जाम होती, चाहे वो जेईटी हो, चाहे सीयूईटी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, चाहे एओ हो, चाहे डबलएओ हो, तो उनमें सब में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एक जो फूल गोभी होती है, उस फूल गोभी में कौन सा रोग आपका जो विपटेल जो रोग होता है, वो विपटेल रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? आपके मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। एक आता है आपका पोटास। पोटास के अंदर एक जैसे टमाटर है, टमाटर के अंदर एक रोग होता है पोटास की कमी से, जिसको अपन बोलते हैं कौन सा? ब्लोची रिपनिंग जो रोग होगा वो रोग किसकी कमी से होता है? आपके पोटास की कमी के कारण होता है। लेकिन ये जो के अंदर ग्रे स्पेक रोग पूछता है तो किसकी कमी के कारण? मैग्नीज की कमी के कारण। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नींबू में कॉपर की कमी से कौन सा रोग होता है? कि ये पूछ रहा है कि नींबू है, उस नींबू में कॉपर तत्व की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? तो जैसे ब्लैक टिप रोग होता है, ये तो आपके किस में होगा? आम में। किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी के कारण। या आपके जो ईंट के जो भट्टे होते हैं, क्या होते हैं? ईंट के जो भट्टे होते हैं, उन भट्टों से निकलने वाली जो धुआं है, उस धुआं में क्या है? विषैली प्रकार की जो गैसें होती हैं, उस गैस के कारण भी क्या होता है? आम में ब्लैक टिप रोग होता है। और तत्व की कमी पूछी जाए तो कौन सा तत्व? आपका बोरोन। एक होता है आपका डाइबैक रोग। डाइबैक जो रोग होता है वो होता है आपके नींबू में, जो किसकी कमी से होता है? आपके कॉपर की कमी के कारण। कैविटी जो स्पॉट रोग है, यह क्वेश्चन आपके कृषि पर्यवेक्षक में भी पूछा गया था। ये पोटास की तो अधिकता, इसकी अधिकता, पोटास की अधिकता व कैल्शियम की है, वो कमी के कारण होता है। और किसके अंदर होता है? आपका जो गाजर है, उस गाजर में पोटास की अधिकता और कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? कैविटी स्पॉट रोग होता है। एक बार डब्ल्यूओ की एग्जाम में पूछा गया था कि फसलों के अंदर जो टिप हुकिंग रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो फसलों में जो कैल्शियम की कमी हो जाती है, किसकी कमी? कैल्शियम की कमी होती है। तो कैल्शियम की कमी के कारण उन फसलों के अंदर कौन सा रोग होगा? टिप हुकिंग रोग होता है। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा तत्व है जो पौधों के द्वारा ऋणायन के रूप में ग्रहण किया जाता है? ऐसा कौन सा तत्व है? जो आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, उन चारों ऑप्शनों में ऐसा कौन सा तत्व है जो पौधों के द्वारा ऋणायन के रूप में ग्रहण किया जाता है? तो आता है एक तो आपका आयरन, जो आपके Fe प्लस प्लस या Fe ट्रिपल प्लस के रूप में ग्रहण किया जाता है। मैग्नीज है वो Mn प्लस प्लस के रूप में, निकल है जो Ni प्लस प्लस के रूप में, आपका Cl है वो माइनस के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा? क्लोरीन माइनस के रूप में ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें कि बोरोन तत्व का सूचक पौधा, थोड़ी देर अपन पहले कर रहे थे, परागणों के अंकुरण में सहायक जो तत्व है वो कौन सा है? आपका बोरोन है। इसी के साथ आपका जो बोरोन का सूचक पौधा इंडिकेटर जो प्लांट पूछता है तो आपका कौन सा है? सूरजमुखी। और सूरजमुखी की के अंदर बोरोन तत्व की कमी होती है, तो कमी के कारण एक जो चेफिनेसी अवस्था आती है वो बोरोन की कमी के कारण आती है। चेफिनेसी अवस्था का मतलब आपके सूरजमुखी के पुष्प का क्या रहना? खाली। खाली का मतलब उसमें दाने का निर्माण नहीं हो पाता, क्योंकि बोरोन की कमी के कारण सूरजमुखी के पुष्प में परागणों का जो क्या होता है? जर्मिनेशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपका जो ट्रिप्टोफैन जो अमीनोमल होता है, उस अमीनोमल का जो निर्माण है वो किस तत्व के द्वारा किया जाता है? यानी जो आपका ट्रिप्टोफैन है वो उस
किस अमीनो अम्ल के द्वारा निर्माण किया जाता है? तो ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल का निर्माण करता है आपका कौन सा? जिंक। क्योंकि सल्फर है तो सल्फर तो 3 अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। 3 अमीनो अम्ल कौन से आपके? एक तो आता है कौन सा? सिस्टीन है, दूसरा कौन सा आपका? सिस्टाइन है, और एक आता है आपका कौन सा? मिथियोनिन अमीनो अम्ल। और मिथियोनिन अमीनो अम्ल, इन तीनों अमीनो अम्ल का निर्माण कौन करता है? आपका सल्फर तत्व है। और सल्फर तत्व के अलावा आपका जिंक होता है, वो जिंक किसका करता है? आपका ट्रिप्टोजोफेन होता है, उस ट्रिप्टोफेन अमीनोमल का निर्माण करता है। और ट्रिप्टोफेन अमीनोमल किसका निर्माण करता है? आपके ऑक्सीन जो प्लांट हार्मोन आता है या पादप हार्मोन आता है उसका निर्माण करता है। कैसे? जैसे आपका जिंक होता है, वो जिंक तो तत्व निर्माण करता है किसका? आपके ट्रिप्टोफेन अमीनोमल का। और ये जो ट्रिप्टोफेन जो अमीनोमल होता है, वो अमीनोमल किसका निर्माण करता है? आपके ऑक्सीन जो हार्मोन है, जो पादप हार्मोन में जो सबसे पहले जो खोजा गया हार्मोन है, वो उस हार्मोन का क्या करता है? निर्माण करता है। कौन? ट्रिप्टोफैन। इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीन हार्मोन के जैविक संश्लेषण या ऑक्सीन हार्मोन के निर्माण में उत्तरदायी जो तत्व है वो कौन सा होता है? आपका जिंक तत्व है। कैसे होता है? तो जिंक तत्व करता है ट्रिप्टोफैन अमीनोमल का, और ट्रिप्टोफैन अमीनोमल किसका निर्माण करता है? आपके ऑक्सीन हार्मोन का निर्माण करता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा? आपका जिंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम की कमी के कारण निम्न में से किसमें पुष्प और गलन यानी ब्लूसम एंड रोट रोग, BER जो रोग होता है, वो रोग किस में उत्पन्न होता है? तो ये रोग है वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है, लेकिन होता किस में है? आपके टमाटर के अंदर होता है, जिसमें पुष्प है जो फल है उसमें गलन जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। किसकी कमी के कारण? कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट आता है ग्रास चिटेनी रोग होता है। जैसे पशु होते हैं, उन पशुओं को अपन क्या खिलाते हैं? चारा खिलाते हैं। अगर चारे के अंदर किसकी कमी हो जाए? मैग्नीशियम जो तत्व होता है, उस मैग्नीशियम की क्या हो जाए? कमी। और मैग्नीशियम का कमी वाला जो चारा है, वो चारा अगर किसको खिलाएं? पशुओं में, तो पशुओं में किसकी कमी होगी? मैग्नीशियम की कमी होगी। और कमी होगी तो पशुओं में कौन सा रोग होगा? आपका ग्रास टिटेनी जो नामक रोग होता है वो रोग हो जाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आपका मैग्नीशियम की कमी के कारण। एक आपका कैल्शियम होता है, कैल्शियम की कमी के कारण आपके जो पशु होते हैं उन पशुओं में कौन सा रोग होता है? दुग्ध जवर रोग होता है। कौन सा जवर रोग? दुग्ध जवर रोग, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं क्या? मिल्क फीवर रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क फीवर जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? आपके कैल्शियम की कमी के कारण। वैसे ही आपके जो पशु होते हैं उन पशुओं के अंदर अगर फास्फोरस की कमी हो जाती है, कौन सी कमी? फास्फोरस की कमी। तो फास्फोरस की कमी से कौन सा रोग होता है? पाइका रोग होता है। और पाइका रोग के कारण क्या होता है? जो पशु है वो अनावश्यक जो सी वस्तु जैसे मिट्टी है, पत्थर वगैरह है, उनको खाना क्या कर देता है? प्रारंभ कर देता है। जो कौन से रोग के कारण? पाइका रोग। और ये पाइका रोग किसकी कमी के कारण होता है? आपके फास्फोरस की कमी के कारण। तो इसका आंसर कौन सा होगा? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि फूल गोभी में होलो हार्ट रोग होता है। क्या होता है? होलो हार्ट। जैसे देखो आपकी ये मूंगफली की जो फली है, इस फली के अंदर क्या होते हैं? जैसे इस प्रकार से दाने बने हुए होते हैं। अब जब दानों का आकार क्या रह जाता है? छोटा रह जाता है। तो छोटा रहने के कारण जो बीच में ये खाली स्थान रहता है, यानी ये क्या रह जाता है? गैप रह जाता है या खाली स्थान रह जाता है फली के अंदर। ठीक है, यानी आपकी जैसे फली का निर्माण, मूंगफली में फली का निर्माण होता है, फली के अंदर जो दाने होते हैं उन दानों का निर्माण होने के बाद में उनके मध्य क्या रह जाता है? खाली स्थान रह जाता है। उस खाली स्थान को अपन कहते हैं क्या? होलो हार्ट। क्या कहते हैं? होलो हार्ट। और ये होलो हार्ट की जो समस्या है वो समस्या किसके कारण आती है? बोरोन तत्व की कमी के कारण आती है। अगर यही स्थिति अगर किसकी आ जाए? कैल्शियम की कमी के कारण हो जाए, यानी कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो कमी के कारण क्या हो जाती है? ये जो फली होती है वो फली क्या रह जाती है? खाली। खाली का मतलब ये हो गया कि इसमें दाने का निर्माण न होना, यानी मूंगफली में दाने का निर्माण न होना, यानी होता ही नहीं है। किसकी कमी के कारण? कैल्शियम की कमी के कारण। अब कैल्शियम की कमी के कारण फली खाली रह जाती है, तो खाली अवस्था को अपन कहते हैं क्या? पॉपिंग अवस्था। कौन सी अवस्था कहते हैं? पॉपिंग अवस्था। तो दो स्थितियां आपको यहां से पढ़ने को मिलेंगी। एक तो जैसे मूंगफली की फली है, उसमें दानों का निर्माण होने के बाद दानों के मध्य जो बचा हुआ जो स्थान होता है उसको अपन कहते हैं होलो हार्ट। और वो होलो हार्ट जैसी समस्या किसकी कमी के कारण आएगी? बोरोन की कमी के कारण। अगर फली के अंदर दाने का निर्माण नहीं होता है तो दाने का निर्माण किसकी कमी के कारण नहीं होगा? कैल्शियम की कमी के कारण। अब जब दाने का निर्माण नहीं होगा तो फली क्या रहेगी? खाली। और खाली वाली अवस्था को अपन क्या कहते हैं?
पोपिंग अवस्था कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा आपका? बोरॉन की कमी। कैल्शियम की कमी के कारण क्या है? फली के अंदर दाने का निर्माण नहीं हो पाता। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे कि निम्न में से कौन सा संरचनात्मक पोषक तत्व है, कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो पादप की बुनियादी स्ट्रक्चर या जो संरचना का निर्माण करते हैं, वो तत्व कौन से हैं? तो पादप है, उस पादप की बुनियादी संरचना या संरचना का निर्माण करने वाले तत्व हैं वो आपके एक तो कार्बन है, और दूसरा कौन सा आपका? हाइड्रोजन है, और तीसरा कौन सा आपका? ऑक्सीजन है। ये जो तीन तत्व होते हैं वो तीनों तत्व क्या करते हैं? आपके पादप की स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। इसलिए इसका आंसर कौन सा माना जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि ये पादप का संरचना का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं? संरचनात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन और बढ़े कि अम्लीय पीच पर पौधा फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करता है? यानी अम्लीय मृदा है, उस अम्लीय मृदा में पौधा फास्फोरस को किस रूप में क्या है? ग्रहण करता है। तो देखिएगा, पहले अपन देखें कि आपका जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस दो रूप में पाया जाता है। एक तो होता है फास्फोरस का कौन सा रूप? कार्बनिक रूप, ठीक है। और दूसरा कौन सा रूप होता है आपका फास्फोरस का? अकार्बनिक रूप होता है। कार्बनिक रूप होता है फास्फोरस का कौन सा आपका? एक तो फाइटीन, और दूसरा कौन सा होता है आपका? एपेटाइट, ठीक है। और ये जो फाइटीन और जो एपेटाइट जो रूप होते हैं, ये आपकी जो मृदा है उस मृदा में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? अघुलनशील। और अघुलनशील होने के कारण कोई भी पादप है वो फास्फोरस को फाइटीन और एपेटाइट के रूप में ग्रहण नहीं करता। फास्फोरस का जो अकार्बनिक रूप होता है वो कौन सा होता है? H2PO4 माइनस, HPO4 माइनस 2 और PO4 माइनस से 3। यानी ये आपके अकार्बनिक रूप हैं फास्फोरस के, जो मृदा के अंदर क्या होते हैं? घुलनशील, और घुलनशील होने के कारण पादप है वो फास्फोरस को H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस 2 और PO4 माइनस 3 के रूप में ग्रहण करता है। अब ये जो फास्फोरस के जो तीन रूप दिख रहे हैं वो पीएच के आधार पे क्या पाए जाते हैं? अलग अलग मृदाओं के अंदर पाए जाते हैं। जैसे अपन पीएच स्केल की अपन बात करें, किसकी बात करें? पीएच स्केल है, उस पीएच स्केल की अपन बात करें तो पीएच स्केल में क्या होता है? 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित होते हैं। मिड पॉइंट निकलता है इसका क्या? 7। अगर पीएच मान 7 है तो वो किसको प्रदर्शित करेगा? उदासीन को प्रदर्शित करेगा। अगर पीएच मान क्या होता है? 7 से कम, तो वो प्रदर्शित किसको करता है? अम्लीय को करेगा। अगर पीएच मान 7 से अधिक हो गया तो वो किसको प्रदर्शित करता है? अक्षारीयता को प्रदर्शित करता है। अब यहां से पूछ रहा है कि पीएच का कौन सा रूप है अम्लीय मृदा में पाया जाएगा, कौन सा उदासीन में, कौन सा क्षारीय में? तो फास्फोरस का जो रूप है, जैसे अपन कहें कि घुलनशील रूप कौन से होता है? H2PO4 माइनस, HPO4 माइनस 2 और PO4 माइनस से 3। जैसे अपन ने फास्फोरस के तीन अकार्बनिक रूप लिखे हैं तो ये तीनों ही मृदाओं के अंदर पाए जाते हैं। जैसे अम्लीय मृदा के अंदर तो पाया जाता है H2PO4 माइनस, उदासीन में पाया जाएगा HPO4 माइनस 2 और अक्षार में PO4 माइनस से 3। तो अम्लीय मृदा के अंदर फास्फोरस का कौन सा रूप होगा? H2PO4 माइनस, उदासीन में कौन सा होगा? HPO4 माइनस 2 और जो अक्षारीय मृदा होती है उसमें फास्फोरस का कौन सा रूप होगा? HPO4 माइनस से 3 होता है। इसके आधार पर अपन देखें कि आपका अम्लीय पीएच के ऊपर जो फास्फोरस है उसको पौधा किस रूप में ग्रहण करेगा? तो H2PO4 माइनस के रूप में क्या करता है? ग्रहण करता है। तो आपका जो अम्लीय मृदा में पौधा है वो फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करेगा? H2PO4 माइनस के रूप में ग्रहण करता है। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि निम्न में से कौन सी दलहनी फसल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य नहीं करती है? तो मूंगफली है, गेहूं है, राजमा है, कपास। इसने ये पूछा है कि ऐसी कौन सी दलहनी फसल है कि जो आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम नहीं करती। तो आपका जैसे गेहूं है और कपास है, ये तो दलहनी फसल है नहीं। मूंगफली और आपका राजमा है, ये एक तिलहनी फसल है। अब बच गया राजमा, तो राजमा एक दलहनी फसल है, इसलिए आपकी दलहनी फसलों में ये एक अपवाद स्वरूप अपन मान सकते हैं कि राजमा की जो फसल है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है, इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा? राजमा। नेक्स्ट अपन देखें कि राइजोबियम होता है, राइजोबियम जीवाणु है, अवायवीय होता है या परपोषी होता है? अवायवीय स्वपोषी होता है, वायवीय या
परपोषी होता है, वायवीय या स्वपोषी होता है। तो आपका ये जो राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो वायवीय होता है। वायवीय का मतलब क्या होगा, इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके आधार पर आपका क्या है, ये राइजोबियम एक वायवीय और स्वपोषी क्या होता है, जीवाणु होता है। और यही जीवाणु है जो आपकी लेग्यूम कुल या आपकी दाल वाली फसलों की बैक्टीरियस गांठों के अंदर, जड़ों के अंदर पाया जाता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम में करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। यूरेज एंजाइम, नाइट्रोजनेज, सल्फेटेज, और एक आता है आपका कौन सा, उपरोक्त सभी। तो यूरेज एंजाइम है, ये भी नहीं होता। नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है ये क्या होता है, आपकी जो दलहनी जो फसलें होती हैं उनकी जड़ों के अंदर पाया जाता है। और इसका जो निर्माण है वो निर्माण किस तत्व के द्वारा होता है, मोलिब्डेनम तत्व के द्वारा होता है। यही क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नाइट्रोजनेज एंजाइम के निर्माण में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है। अभी अपन ने बात की कि नाइट्रोजनेज एंजाइम है उसका निर्माण है वो कौन सा तत्व करेगा, आपका मोलिब्डेनम जो तत्व होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का, नाइट्रोजनेज एंजाइम का निर्माण करता है। और इसका निर्माण नाइट्रोजनेज एंजाइम का मोलिब्डेनम करता है, तभी आपका नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम में करता है। आगे देखिएगा, एक राइजोबियम का पैकेट है उसमें वजन होता है। राइजोबियम जो कल्चर होता है क्या होता है आपका, राइजोबियम है, उस राइजोबियम कल्चर का जो पैकेट होता है, एक पैकेट है, उस पैकेट का भार कितना होता है, वेट कितना होता है। तो भार होता है बेटा जी कितना, 200 ग्राम का। यानी राइजोबियम के एक कल्चर का जो पैकेट आता है उसका वेट कितना होता है, 200 ग्राम का होता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा माना जाता है, 200 ग्राम। और यही क्या है, इसी का अपन उपयोग करते हैं किसमें, बीज उपचार के अंदर। किसके अंदर करेंगे, बीज उपचार। 1 किलोग्राम जो बीज होता है उस बीज के लिए कितना राइजोबियम कल्चर काम में लेते हैं, तो 20 ग्राम राइजोबियम कल्चर काम में लेते हैं। कितना ग्राम, 20 ग्राम। तो एक पैकेट से, कितने पैकेट से, एक पैकेट से कितना जो बीज है वो उपचारित किया जाता है। तो कितना बीज है वो क्या किया जाता है, उपचारित। तो 1 किलोग्राम बीज के लिए उपचारित करने के लिए कितना ग्राम अपन लेंगे, 20 ग्राम। तो 200 ग्राम का पैकेट है, तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, 10 किलोग्राम जो बीज होता है उसको अपन क्या कर सकते हैं, उपचारित कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, राइजोबियम के कल्चर है उसके एक पैकेट का वेट कितना होगा, 200 ग्राम। और किसी भी दलहनी फसल के बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करते हैं तो 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए कितना कल्चर आवश्यक होता है, तो 20 ग्राम कल्चर आवश्यक होता है। तो एक पैकेट से कितना हो गया अपना, 10 किलोग्राम बीज उपचारित किया जाता है। तो आंसर कौन सा होगा इसका, 200 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े कि ब्रेडी राइजोबियम का उपयोग है वो किस फसल में किया जाता है, मूंगफली में, सोयाबीन में, चना, रिजका। तो ब्रेडी राइजोबियम का उपयोग है वो सोयाबीन के अंदर किया जाता है। ब्रेडी राइजोबियम की देखें तो इसमें एक तो आता है ब्रेडी राइजोबियम जेपोनिकम, एक आता है ब्रेडी राइजोबियम एल्कानी, और एक अपन करते हैं किसका, राइजोबियम ब्रेडी का। इन तीनों प्रजाति का उपयोग अपन किस फसल में करते हैं, सोयाबीन। ब्रेडी राइजोबियम है क्या, ब्रेडी राइजोबियम एक ऐसा जीवाणु है जो क्या करता है, धीमी वृद्धि करता है। क्या करता है, धीमी वृद्धि करने का काम करता है। और ब्रेडी राइजोबियम का सर्वाधिक जो उपयोग है वो किस फसल में किया जाता है, आपके सोयाबीन की फसल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, एजोला एक है, एजोला क्या है, बैक्टीरिया है, सुजल फ्रेन है, फपूंद है, या बेसिलान है। तो ये क्या होता है, एक जलीय फ्रेन होता है जो जल के ऊपर क्या होता है, तैरता रहता है। और इस एजोला का जो उपयोग होता है वो उपयोग अपन किस फसल में करते हैं, चावल की फसल के अंदर किया जाता है। और इसी एजोला को अपन BGA के नाम से भी जानते हैं, और इसी को अपन क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को अपन क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। कौन से, अपन एजोला को। तो एजोला क्या है, एक शुद्ध जलीय फ्रेने होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो VAM क्या है, तो इसमें ऑप्शन में डिफरेंट है। तो VAM का पहले तो अपन देखिए पूरा नाम क्या होता है, पूरा नाम होता है वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा। क्या होता है,
वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा। VAM क्या है? ये एक फफूंद का रूप होता है। क्या होता है? फफूंद का रूप होता है। जो आपके बड़े जो पौधे होते हैं, क्या होते हैं? बड़े पौधे होते हैं। उन बड़े पौधों की जड़ों और आपकी जो ये जो फफूंद होती है, उन फफूंद के मध्य एक सहजीवी संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सहजीवी संबंध पाया जाता है। और ये सहजीवी संबंध करके एक वेसिकुला, कॉन्सिकुला, वेसिकुला संरचना का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और इस संरचना के द्वारा आपकी मृदा से फास्फोरस और जो जिंक होता है उसका क्या किया जाता है? अवशोषण। और अवशोषण करके ये पादप को उपलब्ध करवाया जाता है। तो VAM क्या है? पूरा नाम तो होता है वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा। VAM एक फफूंद का ही रूप होता है। ये फफूंद बड़े पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बना के मृदा में जो अघुलनशील जो तत्व होते हैं, जैसे फास्फोरस और एक आपका जिंक, इनका अवशोषण करके पौधों को क्या करते हैं? उपलब्ध करवाने का काम में करते हैं। तो आपका आंसर कौन सा होगा? फफूंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े। तो बीज उपचार का सही क्रम क्या है? तो बीज उपचारित करने के लिए अपन जो मेथड काम लेते हैं वो होता है आपका FIR। FIR का मतलब क्या होता है? फफूंदनाशी, कीटनाशी और एक आपका कौन सा होता है? राइजोबियम होता है। तो आपका फफूंदनाशी, एक आपका हो गया कीटनाशी और एक हो गया आपका राइजोबियम हो गया। तो FIR जो मेथड होता है, यानी सबसे पहले अपन बीज को उपचारित करते हैं किससे? फफूंदनाशी से, उसके बाद में कीटनाशी से, उसके बाद में अपन किसको उपचारित करते हैं? राइजोबियम के द्वारा अपन क्या करते हैं? बीज को उपचारित करते हैं। तो बीज उपचार करने के लिए कौन सा मेथड अपन काम में लेंगे? FIR विधि का अपन क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक है जो ज्वार में उपयोग किया जाता है? तो देखिएगा, एजेक्टोबैक्टर है, इसका उपयोग अपन किस में करते हैं? गेहूं के अंदर करते हैं सबसे ज्यादा। एसिडोबैक्टर का उपयोग करते हैं अपन गन्ने के अंदर। राइजोबियम का उपयोग करते हैं अपन किस फसल में? दलहनी फसलों में। एजोस्पिलम है, इसका उपयोग अपन क्या करते हैं? आपकी ज्वार की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ आज के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के अपन ने सॉल्यूशन की बात की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए क्वेश्चन के साथ अपन आएंगे। और इसी के साथ धन्यवाद।